तो फ्रेंड्स, हम लोग पिछले वीडियो में वज्रगुणनखंड विधि की बात कर रहे थे और उसी को एक तरह से कंटिन्यू करते हैं। बहुत ही आसान था। क्या किया था हम लोगों ने, x लिखा था, फिर y लिखा था, फिर 1 लिख दिया था। यहाँ पर क्या लिखा था, b1, यहाँ पर b2, c1, c2, a1, a2 और फिर b1, b2 चक्रीय क्रम में आ गया था। और ऐसे करके इधर हम लोग एरो लगा देते थे, तीर लगा दिया, ठीक, और उल्टा भी लगा देते थे। नीचे से ऊपर जब लिखते थे तो उसको ऋण के साथ लिखा करते थे, है ना। तो हम लोग क्या लिखना स्टार्ट कर चुके थे, x बटे b1 c2 माइनस b2 c1, ये बराबर हो जाता था y बटे c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर एक है 1 बटे a1 b2 और a2 b1। और यहां से हम लोग निकाल लेते थे क्या, x बराबर, ये जो है ये ऊपर आ जाता था। देखिए ये इसके बराबर है तो b1 c2 ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। ये भी हम लोगों ने किया हुआ था। तो क्या आ जाता था, b1 c2 माइनस b2 c1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1। अच्छा, अब एक केस देखते हैं। कौन सा केस देखते हैं कि जो बटे है, अगर ये बटे शून्य के बराबर हो जाए तब तो ये अनंत हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। और शून्य के बराबर नहीं हो तब तो हमें पता होता है कि हमेशा ही इन दोनों समीकरणों का कोई एक हल निकलेगा। तो पहले जो स्थिति है उसको देख लेते हैं। अगर a1 b2 माइनस a2 b1 ये शून्य के बराबर नहीं है, ठीक है, पहली स्थिति, तो क्या हो जाएगा, a1 b2 बराबर a2 b1 नहीं होगा, क्योंकि नहीं है ना, इज नॉट इक्वल टू की बात कर रहे हैं हम लोग। अब इसी को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, a2 के इधर ले आइए, b2 के इधर ले जाइए, तो हो जाएगा आपका a1 बट a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बट अपॉन b2। ये वही चीज निकल करके आ गई, समझ रहे हैं आप। देखिए हम लोगों ने जब इसको स्टार्टिंग में देखा था, ग्राफी विधि से हल करने की बात की थी, तो ग्राफी विधि में हम लोगों ने देख लिया था कि अगर a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, तो उस स्थिति में हमेशा ही जो भी समीकरण योग में दे रखा है उसके क्या होता है, उसका कोई एक हल होता है, कोई एक यूनिक अद्वितीय हल होता है। और वही चीज, यही चीज को आप घुमा फिरा करके देखो, इसमें क्या करो, b2 के इधर ले गए, इसको इधर ले आए, ठीक है, मतलब सॉरी b2 के यहां ले गए तो a1 b2 हो जाएगा, और इसको इधर ले आए तो ये चीज लिख दोगे, इसी में आप माइनस ले जाओगे। तो जो ये चीज लिखी हुई है ना, वास्तव में ये चीज हम लोग पहले ही लिख चुके हैं, लेकिन उसका रूप बदल गया है। क्या हो गया है, रूप बदल गया है। आपको बात समझ में आ गई है। और आप ध्यान दीजिए कि जब हम लोग y का मान निकालते हैं तब भी बटे में अपने को यही मिलता है। तो दोनों ही कंडीशंस में ये शून्य के बराबर नहीं है तब हमें एक अद्वितीय हल मिलेगा। तो जब ये शून्य के बराबर नहीं है तो क्या होगा, एक अद्वितीय हल। अच्छा, अब दूसरी स्थिति देख लेते हैं। दूसरी स्थिति में इसको क्या कर देते हैं, शून्य के बराबर कर देते हैं। तो शून्य के बराबर हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जो बराबर नहीं है वो बराबर का चिन्ह बन जाएगा। तो बराबर का चिन्ह जैसे ही बन जाएगा तो हमें मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2। अब जब ये स्थिति आती थी तो हम लोग दो स्थितियां देखते थे। एक स्थिति होती थी कि ये दोनों ही c1 c2 के बराबर हैं, या फिर c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं है। तो वो क्यों देखते थे उसको भी हम लोग एक बार समझ लेते हैं। अब देखिए, अगर ये a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 बराबर है तो उस स्थिति में मान लीजिए इसका कुछ मान है k, है ना। और इसका मतलब क्या हुआ कि आपको जो प्रथम समीकरण था, प्रथम समीकरण आपका क्या लिखा हुआ था, वो लिखा हुआ था a1x धन b1y धन c1 बराबर 0। यही तो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। दूसरे समीकरण की क्या होती है, a2x धन b2y धन c2, ये बराबर 0। अब देखिए पहले वाले समीकरण में आपको a1 अपॉन a2 अगर k के बराबर मिल रहा है तो यहां से a1 क्या मिल जाएगा, k टाइम्स a2, और ऐसे ही b1 क्या मिल जाएगा आपको, k टाइम्स b2। अब इसका मतलब हुआ कि a1 और b1 की जगह आप क्या लिख सकते हो, k टाइम्स, k आप कॉमन ले लोगे तो आपको लिख दो, आप पाओगे a2x धन b2y धन, हम पहले समीकरण की बात कर रहे हैं, a1 की जगह आपने k a2 रख दिया और b1 की जगह b2 k रख दिया, तो k को आपने बाहर ले लिया तो आपको ये मिल गया, प्लस क्या मिल गया आपको, c1 बराबर 0। ये आपका पहला समीकरण है और ये दूसरा समीकरण है। अब इन दोनों समीकरण युग्मों का हल आपको कब मिल पाएगा, तब मिल पाएगा जब ये जो c1 लिखा हुआ है ना, ये भी यहां से भी आपको k कॉमन मिल जाए और c2 मिल जाए। इसका मतलब c1 की जगह अगर c1 जो है वो k टाइम्स c2 के बराबर हो जाए, इसका मतलब c1 बटे c2 जो है वो क्या हो जाए, k के बराबर।
और k के बराबर क्या क्या हम लोगों ने माना रखा हुआ है पहले से, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर k, और k के बराबर c1/c2 आ गया। इसका मतलब वास्तव में हमें वही चीज मिल गई जो हम लोगों ने पहले से देखी थी। तो सिर्फ अलग अलग रूप में आपको मिलेगी तो वही चीज, गणित में आप घूम फिर करके आएंगे उसी जगह पर अगर आप सही से हल कर रहे हैं। तो ये जब आपको मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, समीकरण का हल निकलेगा, और वास्तव में उस स्थिति में ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर डिपेंडेंट इक्वेशंस होंगे, डिपेंडेंट आश्रित समीकरण होंगे, और इस वजह से क्या हो जाएगा, इस दोनों समीकरण युग्म के अनंत हल निकलेंगे, क्योंकि वास्तव में दोनों एक ही संपाती रेखा को निरूपित कर रहे होंगे। तो ये हम लोगों ने, आप समझ लीजिए कि जो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 था, वही चीज लिखी हुई है जब हम लोग यहाँ पर बटे की बात करते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है ना। कई बार अपने को डायरेक्टली दिख नहीं रहा होता है, एक बार आप कर लोगे तो आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, तो अब इसी में आगे कुछ और उदाहरण है, उनको करते हैं। अब देखिए, एक उदाहरण दे रखा है जिसमें हमें ये दो समीकरण दे रखे हैं और बोला गया है कि p 4x प्लस py प्लस 8 यानी कि 4x धन py धन 8 बराबर 0 एक समीकरण है, और इसमें p का ऐसा मान निकालना है कि इन दोनों समीकरण युग्मों का क्या हो, कोई एक अद्वितीय हल हो। तो एक तो हमें पहले से ही पता है, हम लोगों ने पहले से पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है कि अगर a1/a2 b1/b2 के बराबर हो या ना हो, बराबर ना हो, तो इस दोनों समीकरण युग्म का क्या होता है, कोई एक अद्वितीय हल मिलता है। तो कर देते हैं आराम से। और वैसे ठीक है, इसमें ये 2x 2y प्लस 2 लिखा हुआ है, 2 आप हटा भी दोगे तो x प्लस वाई प्लस 1 बराबर 0 वो इक्वेशन भी हो जाएगी, लेकिन उसकी जरूरत है नहीं। यहाँ पर आराम से देखिए, अब क्या हो जाएगा, 4/2 बराबर ना हो किसके, p/2 के। तो यहां से क्या मिल जाएगा, ये आपको 2 मिल गया, 2 से गुणा करेंगे तो 2 से 2 इधर से भी काट सकते हो, ऊपर वाला भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो p4 छोड़ करके कुछ भी हो ना, कुछ भी, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों समीकरणों के कोई एक अद्वितीय हल ही मिलेगा। इतना आसान है, हो गया प्रश्न। अगला प्रश्न करते हैं। अब हमें ये दो समीकरण दे रखे हैं और इन समीकरणों में पूछा गया है कि k का ऐसा मान बताइए कि इन दोनों समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हो। क्या हो, अपरिमित रूप से अनेक हल। तो इसमें क्या कंडीशन होती थी, इसमें होती थी a1/a2 जो है वो किसके बराबर हो, b1/b2 के, और साथ भी किसके बराबर हो, c1/c2 के। आगे बात समझ में, c1/c2 के बराबर भी होना चाहिए। तो अब क्या करेंगे, अब देखिए इसमें आप देखिए पहले में क्या लिखा हुआ है, k/12, दोनों का x का गुणांक देखिए, है ना। फिर y का गुणांक 3 है, यहाँ पर y का गुणांक क्या है, k, तो 3/k ये बराबर होना चाहिए। लेकिन साथ ही में यहां पर ये माइनस है ना, तो माइनस यहां पर लिख दीजिए, -k-3/-k, तो ये माइनस के हट गया। ये तीनों ही क्या होने चाहिए, एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, एक दूसरे के बराबर। तो ऐसा करते हैं, पहले इन दोनों को एक बार हल करके देखते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, इन दोनों को हल करके देखते हैं, इतने को। तो इतने से क्या हो जाएगा, ठीक है, इसको मान लिया ये हम लोग पहला हल कर रहे हैं, तो k इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, k², ये बराबर क्या हो जाएगा, 12 से 3 को गुणा करेंगे 36, तो k की घात 2 36, यानी कि किसी का वर्ग 36। और ये तो बड़ा आसान है, 6 6 36 है ना, 6 6 36। तो यहां से k का जो मान आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। हो गया उत्तर, है ना। नहीं, 6 है और -6 भी तो हो सकता है। -6 का आप -6 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, वहां से भी आपको क्या मिल जाएगा, 36 मिल जाएगा जब आप उसका वर्ग करेंगे। तो इसलिए जो इसका उत्तर आएगा यहाँ से +-6 आएगा। लेकिन ये तो सिर्फ एक तरफ से भी हमने हल किया है, अभी हम आगे वाला भी हल करके देखेंगे। और जब दोनों में ही k का ऐसा कोई मान आ जाए तो दोनों ही तरफ संतुष्ट हो रहा हो तो हम वो वाला मान लेंगे। तो अब क्या करते हैं, अब हम लोग दूसरा वाला मान देख लेते हैं। तो दूसरी वाली कंडीशन में क्या है, दूसरी वाली कंडीशन में 3/k जो है वो k-3/k के बराबर है। तो इस वाले k को यहाँ ले गए, इस वाले k को यहाँ पे ले गए, तो क्या हो जाएगा, 3k बराबर k गुणे k-3। और वास्तव में k और k को हम पहले भी काट सकते थे। अच्छा, तो यहां से अपने को मिल जा रहा है k-3 बराबर 3, तो यहां से आपको क्या मिल जा रहा है, k बराबर 6, ये ऋण 3 है, ये इधर आ जाएगा। तो एक बार आपको मिल रहा है कि 6 हो सकता है और ऋण 6 हो सकता है, दूसरी बार क्या मिल रहा है कि k 6 होना चाहिए। तो अब समझिए, ये उत्तर बता रहा है कि k का मान 6 हो या ऋण 6 हो, और ये बोल रहा है कि k का मान सिर्फ 6 हो। तो दोनों में जो कॉमन है वही उत्तर होगा हमारा। क्यों, क्योंकि दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए ना, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ इससे काम चल जाएगा, ये भी होना चाहिए। और इस वजह से क्या हो जाएगा कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा कि जब k आपको 6 के बराबर रख दोगे यहाँ पे, तो आपको जो भी समीकरण मिलेंगे ना वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, डिपेंडेंट। और इस वजह से उन दोनों समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, है ना। अब देखिए, हम लोगों ने इसका जो भी अपनी थ्योरी वाला पोर्शन था कॉन्सेप्ट समझने का वो पूरा कर लिया, सारे उदाहरण भी कर दिए।
अब इसी पर बेस्ड जो हमारी एक्सरसाइज है, प्रश्नावली है, उसके सारे प्रश्नों को हम लोग अपने अगले वीडियो में करेंगे। इसमें एक ही जगह पर जो नोट्स आता था वो आता था क्या, a1b2 माइनस a2b1 ये शून्य के बराबर नहीं है या शून्य के बराबर है, तो क्या क्या स्थितियां बनती थी जो हम लोग पहले ही पढ़ चुके थे, बस उसका अलग तरह से अलग रूप में लिखा हुआ है। तो बस ये बात ध्यान देने की थी। बाकी हम लोग अपने अगले वीडियो में एक्सरसाइज की बात करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।